नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल एनटीए नेट जून 2019 का भूगोल का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने दिसंबर 2019 का प्रीवियस पेपर का पढ़ लिया था हमने। आज जून 2019 का है। आओ शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला है दोस्तों, नति लंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? तो दोस्तों, जो नति लंब होता है उसमें नति की दिशा हमेशा समकोण पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन का उदाहरण होगा? दोस्तों, कोई वलय है उसमें दोनों किनारे समानांतर हैं और समानांतर के साथ में क्षैतिज भी है, इस तरह। और तो ये वलन किस प्रकार का होगा दोस्तों? श्यान होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? श्यान कहेंगे। श्यान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिकम्बेंट कहते हैं। और उसके बाद माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों, जो हमारा माउंट सेंट हेलेंस है वह विश्व के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, ये एक तरह का पर्वत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, आप जानते होंगे। उसके बाद में माउंट सेंट हेलेंस इज़ लोकेटेड इन दी वाशिंगटन स्टेट। दोस्तों, ये वाशिंगटन राज्य है, जो राजधानी है अमेरिका की, वहाँ स्थित है। यूएसए इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो टिल डेट। यानी दोस्तों, ये जो माउंट सेंट हेलेंस है ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी है। इट इज़ पार्ट ऑफ द कैस्केड रेंज। ये कैस्केड श्रेणी का हिस्सा है एंड लाइज ऑन द रिंग ऑफ फायर। और ये दोस्तों जो अग्नि श्रृंखला है उसका भाग है। वेयर द जुआन डी फूका प्लेट इज बीइंग फोर्स्ड और सबड्यूकेटेड इनटू द मेंटल बाय द नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, जुआन डी फूको प्लेट भी वहीं पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ये अजोर्स द्वीप समूह है। ये जो परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी है इसका भाग नहीं है, क्योंकि अजोर्स आइलैंड और आर्किपिजो इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर वॉल्केनिक बेल्ट एज लाइज ऑन द नॉर्थ अटलांटिक रीजन। ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में है अजोस द्वीप समूह, कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 9 वॉल्केनिक आइलैंड। ये 9 ज्वालामुखीय द्वीप है, उनमें से एक अजोस द्वीप समूह है। सकालिन, मिंडालो और अपलेशियन ये परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी के भाग है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, वर्ध हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षयण आमतौर पर प्रबल है? तो दोस्तों, वर्ध हिमालय में शैलखंड विघटन, तो शैलखंड यानी चट्टानों का विघटन होता है, वो आमतौर पर प्रबल है ग्रेट हिमालय में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? तो दोस्तों, पर्पटी मुड़ने से निम्नावलन पैदा होता है, यानी इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे क्रस्टल बेंडिंग। तो डाउन रैपिंग होता है, क्रस्टल बेंडिंग की वजह से होता है दोस्तों।
जो निम्न अवलन होता है प्रपटी मुड़ने से होता है। स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? दोस्तों, जो स्थल मंडलीय पट्टिकाएँ हैं उसके रचनात्मक उपांत को मध्य अटलांटिक कटक के द्वारा, मिड अटलांटिक कटक है उसके द्वारा स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को अभिव्यक्त किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइवर्जिंग बाउंड्रीज आर अलोंग द मिड ओशियन रिज। इट इज characterized by the continuous upwelling of molten lava from within the earth along the mid-oceanic ridge, especially in Atlantic Ocean. नेक्स्ट चलते दोस्तों, सैन एंड्रियस वंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो दोस्तों, सैन एंड्रिक वंश है, ये है प्लेट के कंजर्वेटिव मार्जिन का। सैन एंड्रियस वंश तो प्लेट के कंजर्वेटिव मार्जिन का द्योतक है। सैन एंड्रियस फॉल्ट रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेटिव मार्जिन ऑफ द प्लेट और द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। हियर टू adjacent plate may slip past one another along a transform fault such as the San Andreas fault. The boundaries along which such a movement of the plates takes place are called transform boundaries. Such boundaries are characterized by numbers earthquake. तो दोस्तों, आप समझ ही होंगे जो ये कंजर्वेटिव मार्जिन का सैन एंड्रियस वंश उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से हिमधाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एवेलेंस आर मोस्ट डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों, स्लैब होते हैं, सबसे खतरनाक क्या होते हैं? स्लैब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हिमदाव नेचुरली सबसे विनाशकारी होते हैं? तो स्लैब होते हैं। इनका एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एवेलेंस। दोस्तों, इनको एवेलेंस कहते हैं अंग्रेजी में, बट द स्लैब एवेलेंस आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप्स एंड कॉज अबाउट 90% ऑफ द डिस्ट्रक्शन caused by avalanche. They only occur when a slab or a thick bounded sheet of snow is lying on top of a weak layer over a sufficiently large area. Slab avalanche are triggered when an additional load is applied and the slope is at 30 डिग्री एंगल। दोस्तों, जो स्लोप होता है 30 डिग्री एंगल पर होता है और दीज ऑकर्स इन द वेट एंड ड्राई सो एरियाज। दस द करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद दोस्तों, ये सम्मिलित करना हमें भू आकृतिक संकट है और घटना चक्र है, कब क्या हुआ है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, ब्रंसन हुआ था, फॉल्ट हुआ था, कैलिफोर्निया भूकंप आया था, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया है, 1906 ईस्वी में फॉल्ट हुआ है। उसके बाद में ज्वालामुखी से भूकंप आया था, वो आया था क्राकाटोवो भूकंप, 1883 ईस्वी में क्राकाटोवो भूकंप है, तब आया है। उसके बाद द्रव स्थितिक दबाव कब बढ़ा दोस्तों? तो यूनान भूकंप के समय, तो यूनान में भूकंप आया था 1931 ईस्वी में, तब द्रव स्थितिक दबाव पड़ा था। और प्लेट खिसकने से जब भूकंप कब आया दोस्तों? गुजरात में जो 2001 ईस्वी में भूकंप आया, वो प्लेट खिसकने से आया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला है फॉल्ट। फॉल्ट से कौन सा है दोस्तों?
फॉल्ट से आया है कैलिफोर्निया बड़ा, जिसे ब्रंसन कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद वोल्केनो, ज्वालामुखी से कौन सा आया? क्राकोटोव आया दोस्तों, ज्वालामुखी से क्राकोटोव आया। और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स यानी जल प्लवन से कौन सा आया था? तो जल प्लवन से आया था जो दोस्तों ग्रीस के अंदर भूकंप आया था 1931 में। और प्लेट मूवमेंट, प्लेट खिसकने से कौन सा आया? गुजरात वाला आया, आपको ध्यान रखना है। फॉल्ट से कैलिफोर्निया, ज्वालामुखी से क्राकोटोव, हाइड्रोस्टैटिक से ग्रीस और प्लेट मूवमेंट से गुजरात वाला आया। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है? दोस्तों सबसे ज़्यादा एल्बिडो किससे होगा? सबल हिमाच्छादन से होगा, यानी बर्फ़ पड़ जाती है जब बर्फ़ से होता है। उसके बाद मेघ आच्छादन होगा दूसरे नंबर। ये बता रहा दिस फ्रेश स्नो, फ्रेश बर्फ होता है, कवर्स रिफ्लेक्ट्स अबाउट 95% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द रेस्ट इज अब्सॉर्ब्ड, यानी 95% एल्बिडो करती है। और जो फ्रेश बर्फ होता है वो। दिस सजेस्टेड दैट फ्रेश स्नो हैज़ ए ब्राइटर सरफेस and produce maximum albedo of 0.55%, while dark heavily vegetated surface have low albedo। इनमें दोस्तों और निम्न एल्बिडो होता है, बाकी बताए इसके अंदर मरुस्थल वर्णाच्छादन में। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीनो घटना परिघटित होती है? दोस्तों ला नीनो घटना होती है दोस्तों जो भारतीय मानसून को प्रबल बनाती है। वो किस कारण होता है? तो उसका कारण दोस्तों मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव, जिसकी परिणति काफ़ी तेज़ व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। तो दोस्तों मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है जो पेरू के तट के आसपास, पेरू और चिली के तट के आसपास, यहाँ क्या होता है? असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव हो जाता है। हमेशा यहाँ गर्म जलधारा बहती है और ठंडे जल का जमाव हो जाता है जब ला नीनो होता है, जिसकी परिणति काफ़ी तेज़ व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में चलते हैं, किस वाताग्रीय चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उड़ती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती और बरसती है? तो दोस्तों ये कौन सा है? अधिधारण या ऑक्लूडेड अग्र, ये वाताग्रीय चरण है। इसमें उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है, ठंडी होती है और संघनित होती है, फिर बरसती है। इसे अधिधारण या ऑक्लूडेड अग्र कहते हैं। ऑक्यूलेड फ्रंट, ऑक्यूलेड फ्रंट कहेंगे इसको, आपको ध्यान रखना है। जब हवा संतरित होती है ऑक्यूलेड फ्रंट में। उसके बाद चलते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर वायु सहनती गुणों के संबंध में विचार कीजिए। दोस्तों वायु सहनती गुण कौन से हैं? वायु का विस्तृत निकाय, काफ़ी समांग भौतिक जीवन और हल्की अपसारी हवाओं से संबंध। ये दोस्तों तीनों, ये जो तीनों हैं, एक तो है वायु का विस्तीर्ण निकाय पहला है, दूसरा है काफ़ी समांग भौतिक जीवन और हल्की अपसारी हवाओं से संबंध। ये तीनों कारण हैं जो वायु सहनती गुणों के संबंध में सही है। और अभिसरण क्षेत्रों से संबंध ये गलत है दोस्तों, ये नहीं आएगा। तो सही है, तीनों सही है, ए बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है?
तो दोस्तों थॉर्नथवेट ने वर्षा और ताप के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता 1931 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1931 ईस्वी में C.W. थॉर्नथवेट ने एक जटिल और अनुभवजन्य सूत्र तैयार किया। हमारे थॉर्नथवेट महोदय हैं 1931 ईस्वी में एक जटिल और एक अनुभवजन्य सूत्र तैयार करते हैं और ये वर्षा और तापीय क्षमता पर आधारित हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्षा और ताप पर आधारित है। थॉर्नथवेट का सिद्धांत है 1931 ईस्वी में, जहाँ जलवायु के प्रकारों को वर्षा के मौसमी वितरण को निरूपित करने के लिए एक शब्द का उपयोग करके विभाजित किया गया था। प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और जल निकासी पैटर्न की विशेषताओं का अवलोकन करके जलवायु के प्रकार और उनकी सीमाओं का अनुभवजन्य रूप से उत्पादन किया गया था। उन्होंने इस तथ्य को प्रस्तावित किया कि न केवल वर्षा की मात्रा बल्कि प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए वाष्पीकरण की दर महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ताप असंगति कहेंगे। कोई स्थान है उसका माध्य तापमान है और उसके अक्षांश के माध्य तापमान है। किसी स्थान के मध्य तापमान और उसके अक्षांश के मध्य तापमान को ताप असंगति कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? ताप असंगति कहेंगे दोस्तों। टेम्परेचर अनोमली को ध्यान रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टॉर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है? तो दोस्तों कौन सी स्केल है? ये फुजीता स्केल है। फुजीता स्केल होती है वो टॉर्नेडो की गंभीरता बताती है। टॉर्नेडो एक चक्रवात है, उससे होने वाली क्षति को बताता है। स्केल का नाम फुजीतो है। थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू मेजर द वाइंड स्पीड्स ऑफ द टॉर्नेडोज। दैट इज़ वे ए मेजरमेंट ए सिस्टम was made for estimating the intensity of tornadoes based on the impact and the damage inflicted by the tornadoes। दोस्तों जो टॉर्नेडो से जितनी हानि होती है उसके बारे में माप लिया जाता है, बाकी इसकी गति मापना बहुत मुश्किल होता है। सच ए स्केल इज़ नॉन एज फुजीता स्केल और फुजीता पर्सनल स्केल। इट वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर टेड फुजीता। दोस्तों इस स्केल की खोज डॉक्टर टेड फुजीता ने करी 1971 ईस्वी में और द स्केल रेंज फ्रॉम F0 टू F5। और दोस्तों इस स्केल में क्या होता है? F0 से लेकर F5 तक का मान होता है। विच इज़ बेस्ड ऑन टाइप एंड डैमेज द टोर्नाडो प्रोड्यूस्ड। लेटर द फुजीतो स्केल वाज रिप्लेस्ड बाय द इनहेंस्ड फुजीता स्केल इन दी 2007। दोस्तों 2007 के अंदर इनहेंस्ड फुजीता स्केल काम में लाई गई। 1971 में खोज हुई वैसे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद 18वां प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सी हवा कहाँ बहती है। दोस्तों आप जानते होंगे जो नॉर्वेस्टर है दोस्तों, नॉर्वेस्टर हवा न्यूजीलैंड में बहती है। यामो नाम से ही पता चल रहा है जापान में है दोस्तों। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, यामो जापान। और फोन कहाँ बहती दोस्तों? फोन स्विट्ज़रलैंड में बहती। जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला के आसपास फोन पवन है, स्विट्ज़रलैंड में बहती है। और चिनुक बहेगी दोस्तों यूएसए में। गर्म हवा है चिनुक, यूएसए में बहती है। जो रॉकीज़ के आसपास जो फसलें होती हैं उनके लिए बढ़िया होती है। फोन स्विट्ज़रलैंड, यामो जापान, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं दोस्तों। हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाढ़, जिसे कहेंगे GLOF, के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जैसे हिमनद से
हिमनद को सरोवर होता है, जैसे हिमनद फैल गया चारों तरफ, बीच में पानी भर गया, वो अचानक फट जाता है तो क्या होगा, हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हो और हिमोड और इसकी वजह हिमोड और हिमरोधी का विफल हो जाएगी। और वृत्त अनुप्रवाह से निःसृत पानी से बाढ़ आना। और दोस्तों पानी बहुत बड़े क्षेत्र में आएगा, वृत्त अनुप्रवाह से आएगा। ये दोस्तों कुछ सेकंड के लिए घटित आवृत्ति करना नहीं है, तो तीनों सही है दोस्तों, ए बी और सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है। दोस्तों मौसम से संबंधित आपदा कौन सी है, बादल फटना मौसम संबंधी है। मौसम 1, 2, 4 दिन के लिए होता है, जलवायु कम से कम 50 वर्षों का समय होता है जलवायु। बादल फटने से संबंधित ये मौसम संबंधी आपदा है। और बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमदाव एवलांस हो गया, यह दोस्तों जलवायु से संबंधित है। इसने लिखा है क्लाउड बर्स्ट इज ए मेटीरोलॉजिकल हैज़र्ड, एक मानसूनी परिघटना है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर फैक्टर्स। जनरली क्लाउड बर्स्ट is a sudden and heavy rainfall over a short period of time which creates floods condition and landslides. Meteorology hazards are weather related events such as extreme heat or cold, snow, wind, etc. Some other examples are blizzard, hurricane एंड हेलस्ट्रॉम। ये दोस्तों इसके उदाहरण हैं बादल फटने के, ब्लिजर्ड, हैरिकेन और हेलस्ट्रॉम। इस प्रकार ये बादल फटना मौसम संबंधी आपदा है। अगला है दोस्तों एकमैन अधिगमन यानी एकमैन ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित में से किस में होता है। तो दोस्तों तो एकमैन ट्रांसपोर्ट होता है महासागर के ऊपरी भाग में होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एकमैन ट्रांसपोर्ट was developed by V. Wilfred Ekman, who demonstrated a mathematical model of surface ocean currents relative to wind direction caused by Coriolis deflection. According to Ekman, the surface water of the ocean when set in motion by the wind that deflected to the right of direction of the current generating wind at almost 45-degree angle in the northern hemisphere and to the left of the wind direction in the solution in the southern hemisphere. The transport of ocean water was termed as एकमैन ट्रांसपोर्ट। दोस्तों तो जो हमारा समुद्री जल होता है इसकी किनारे पर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे एकमैन ट्रांसपोर्ट कहते हैं महासागर के ऊपरी भाग में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हेलोक्लाइन निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। दोस्तों हेलोक्लाइन किसे लवणता में होता है, लवणता को कहते हैं हेलोक्लाइन। और ये 300 से लेकर 1000 की गहराई होती है दोस्तों लवण की। हेलोक्लाइन रेफर से जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी चेंज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ओशियंस जनरली बिटवीन 300 से 1000 डेप्थ। मैक्सिमम सैलिनिटी इज फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द ओशियंस वाटर। आगे चलते हैं दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए कहते हैं, दूसरे को तर्क आर कहते हैं। तो दोस्तों कौन सा अभिकथन है, कौन सा तर्क आर है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, ये सही है दोस्तों। और लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती, ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेन सही नहीं है। उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाएगी। बीच में दोस्तों जैसे ये अभिकथन और तर्क वाले उत्तर हैं, आप इसमें क्यों की करके देखो।
क्योंकि उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, क्योंकि लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। दोस्तों ये सेट नहीं बैठ रहा है, इस वजह से दोनों कथन सही होते हुए ये व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, द हाईएस्ट सैलिनिटी ऑफ अराउंड 36 ppt। दोस्तों सबसे ज़्यादा लवणता 36 ppt होती है। इज़ ऑब्जर्व्ड इन 20 से 40 डिग्री नॉर्थ बिकॉज दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर। दोस्तों यहाँ 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उच्च तापमान होता है, लेकिन जोन बिटवीन 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड इज बोथ द हेमिस्फीयर रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी वेयर इट इज़ 31 ppt एंड 33 ppt। यहाँ दोस्तों 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 31 से 33 डिग्री लवणता होती है, 33 ppt होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये महासागरीय जल धाराएँ और स्थान दे रखा है कहाँ कौन सी धाराएँ होती हैं, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों लैब्राडोर जल धारा है, ये कनाडा के इस तट पर है, कनाडा के पूर्वी तट पर। उसके बाद है ओयासियो जलधारा। ये दोस्तों ओयासियो जलधारा है, कोरिया के पूर्वी तट यानी ये जापान के आसपास चलती है। ओयासियो जलधारा लैब्राडोर कनाडा के आसपास है। ये कैनरी जलधारा, ये दोस्तों मोरक्को का पश्चिमी तट है यानी अफ्रीका के आसपास, यहाँ चलती है कैनरी जल पर। ये दोस्तों ठंडी जलधारा है कैनरी। और बेंगुएला जलधारा, ये दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट, बेंगुएला थोड़ी सी नीचे चलती है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, कैनरी उससे ऊपर है मोरक्को के पश्चिमी तट पर। दोनों पास पास में दोस्तों, कैनरी मोरक्को, बेंगुएला दक्षिणी अफ्रीका, ओयासियो कोरिया और लैब्राडोर कनाडा का ईस्ट तट, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एल नीनो दक्षिणी दोलन। क्या है तो दोस्तों एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है, तो ये है महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया। एल नीनो से दक्षिणी दोलन होता है, ये भारतीय मानसून के लिए काफ़ी नुकसानदायी होता है दोस्तों। भारतीय मानसून में जब एल नीनो आता है तो वर्षा कम होती है। ये महासागरीय और वायुमंडलीय एक प्रोसेस है, केवल वायुमंडलीय प्रोसेस नहीं है, केवल महासागरीय नहीं है, महासागर और वायुमंडल दोनों प्रोसेस है दोस्तों ये। उसके बाद में ये दोस्तों समुद्र तलीय आकृति और महासागर दे रखे हैं। कौन कौन सा महासागर है आपको बताना है इसको, तो स्क्रोटा और चागोस रिज है, ये दोस्तों हिंद महासागर में, आपको ध्यान रखना है। सोकोट्रा रिज और चागोस रिज हिंद महासागर में है। और स्पिट्सबर्जन रिज आर्कटिक महासागर में है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। स्पिट्सबर्जन और मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक महासागर में है। और कोकोस रिज कहाँ है दोस्तों, प्रशांत महासागर में। कोकोस एक तरह का वो छोटी प्लेट भी है। कोकोस रिज प्रशांत महासागर में और मिड अटलांटिक में। उसके बाद में स्पिट्सबर्जन, ये आपको नहीं भूलना है, आर्कटिक महासागर में स्पिट्सबर्जन। और सोकोट्रा और चागोस रिज हिंद महासागर में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्री घनत्व है, डेंसिटी है, वो अंटार्कटिका के समुद्र तलीय जल में है। आर्कटिक, उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में कम है। अंटार्कटिका जो दक्षिण के अंदर है वहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी है जल के अंदर। द अटलांटिक बॉटम वाटर इज ए वाटर मास विथ टेम्परेचर beneath the ocean ranging between 0.8 to 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दोस्तों 0.8 डिग्री से लेकर 2 सेंटीग्रेड तक रेंज है बेनेथ की। दिस वाटर मास इज कंसिडर्ड एज द डेंसेस्ट वाटर मास ऑफ द ओशियंस बिकॉज डेप्थ ऑफ द ओशियंस रेंज बिलो
4000 मीटर। ये दोस्तों ज़्यादा घनत्व होने की मुख्य वजह यह है क्योंकि यह पानी की गहराई है 4000 मीटर है। द अंटार्कटिक बॉटम वाटर इज़ आल्सो नोन टू हैव द कोल्डेस्ट बॉटम वाटर। ये सबसे ठंडा पानी है। एंड हैज़ ए हाई ऑक्सीजन कंटेंट विद इन ए डेप्थ ऑफ दिस वाटर मास। और यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन भी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल में सर्वाधिक घनत्व होता है 0.8 से 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में TS-आरेख निम्नलिखित में से किन के निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है। दोस्तों TS-आरेख जो जल राशि होती है, TS-आरेख क्या करते हैं, जल राशि के निर्माण और जल राशि की हद को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों TS-आरेख। द TS डायग्राम और टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम इज़ द बेसिक टूल। ये दोस्तों TS-आरेख को क्या कहते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान और घनत्व, सैलिनिटी को लवणता, तापमान लवणता डायग्राम भी कहते हैं TS डायग्राम को शॉर्ट में। तापमान लवणता डायग्राम इज़ द बेसिक टूल फॉर द वाटर मास क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। द TS डायग्राम आर followed by the salinity or x-axis and temperature on the y-axis. When both the values are plotted against each other, the points depict a well-defined curve. This diagram provides the temperature salinity relation. ये दोस्तों डायग्राम है तापमान और घनत्व के रिलेशनशिप को दर्शाता है। The subsurface water of the area under study. The surface data needs to be omitted since it may contain some errors. The diagram helps detect errors and brings out the water mass characteristics of the area. तो आप समझ गए होंगे दोस्तों जल राशि के बारे में है, तापमान और सैलिनिटी का है ये जल राशि होएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस समझौते से अपना पैर पीछे खींचना चाहता है। दोस्तों पेरिस समझौते से अपना पैर संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों पीछे खींच रहा है। वो कह रहा है कि हम पेरिस समझौता नहीं मानेंगे। ये दोस्तों 2015 में पेरिस समझौता हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कह दिया कि भाई हम तो पेरिस समझौते को नहीं मानेंगे। और पेरिस समझौता किससे संबंधित है, ये वैश्विक तापमान परिवर्तन से संबंधित है। और ये दोस्तों वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके बारे में ही 2015 में हुआ। पेरिस फ्रांस की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों सबसे बड़ा भंडार ऑक्सीजन का स्थल मंडल है। स्थल मंडल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। जितनी ऑक्सीजन है उसका 47% यहाँ पाया जाएगा स्थल मंडल पर। द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द लिथोस्फीयर विच, इसे लिथोस्फीयर कहेंगे स्थल मंडल को, विच कंसिस्ट of about 47% of the Earth's oxygen content. Oxygen is present in here mostly in the form of silicate minerals and oxides and taken from the atmosphere through the process such as chemical weathering and some surface रिएक्शन। दोस्तों स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 47% कुल ऑक्सीजन का। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए। तो दोस्तों दोहा के अंदर जो 2012 में हुआ था, वैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल 1992 का है। ये दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल है 1992 का है।
सर 1997 का है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ हुआ। तो दोहा के अंदर दोस्तों, दोहा कहाँ है? कतर की राजधानी है। यहाँ 2012 के अंदर क्या हुआ था? दोहा संशोधन आया। इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया? द क्योटो प्रोटोकॉल वाज क्रिएटेड फॉर कीपिंग इन चेक एंड मॉनिटरिंग द इमिशन लेवल ऑफ कंट्रीज, यानी कंट्री के इमिशन लेवल को बरकरार रखने के लिए लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। दोहा के अंदर 2012 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये क्या कह रहा है? गंभीर परिस्थितिकी नर केंद्रितवादी दृष्टिकोण पर आधारित पर्यावरणवाद को गंभीर परिस्थितिकी नहीं कहते हैं। डीप इकोलॉजी opposites anthropologic view of environment. Deep ecology is an environment philosophy that belief। दोस्तों जो गंभीर पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी है वो किस में विश्वास करती? नेचर हैज़ एन इनहेरेंट वैल्यू एंड शुड बी प्रेजर्व रिगार्डलेस ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी टू ह्यूमन नीड्स। और ऊपर देख लेते हैं हम, समस्थिति प्रणाली किसे कहते हैं? पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने हेतु पारितंत्र में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित करने हेतु प्राकृतिक पारितंत्रों में अंतर्निहित स्वविनियमित प्रणाली को क्या कहेंगे? समस्थिति प्रणाली कहेंगे। और समपारिस्थितिकी किसे कहेंगे? जैव समुदायों के बीच के जटिल अंतर संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहेंगे। जैव समुदाय के बीच में जो जटिल अंतर संबंध, उनको समपारिस्थितिकी कहेंगे। और निवल प्राथमिक उत्पादन किसे कहेंगे? पोषक स्तर 1 में संग्रहित ऊर्जा अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को निवल प्राथमिक उत्पादन कहेंगे। तो निवल प्राथमिक उत्पादन पोषक स्तर 1 में संग्रहित ऊर्जा अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को। तो गंभीर पारिस्थितिकी गलत हो गया। उसके बाद में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीपों यानी अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों उच्च पवन गति है। अब जानते हैं दोस्तों, उच्च पवन गति से तो बढ़िया रहता है। इस शहरी तप्त द्वीपों की उत्पत्ति के लिए उच्च पवन गति उत्तरदायी नहीं है। वायुमंडलीय प्रदूषण, ये शहरों में तापमान के लिए उत्तरदायी है। शहरों के भवन भी उत्तरदायी हैं। और शहरों की केंद्रीय ताप प्रणाली भी उत्तरदायी है। जहाँ वायु चलेगी वहाँ तापमान कम होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों से संबंधित हैं। दोस्तों आप जानते होंगे। और रामसर कन्वेंशन कब लाया गया? 1971 ईस्वी में लाया गया। और रामसर कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। 1971 इन ईरान। ये आर्द्र भूमियों से संबंधित दोस्तों, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में कहा गया है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 1971 ईस्वी में ईरान में रामसर कन्वेंशन लाया गया। उसके बाद में दो पारितंत्रों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों संक्रमित कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। दो पारितंत्रों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को संक्रमित यानी इकोटोन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इकोटोन किसे कहते हैं। तो इकोटोन दो पारितंत्र हैं, उनके बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहेंगे। इकोटोन is the transitional zone between two biomes or ecosystems, and this is where they integrate. It may be a local or a regional phenomena like the
transition between the forest and grassland. It can also be explained as abrupt change into adjacent different homogeneous community types, thereby producing an ecology zone. दोस्तों तो अब समझ गए होंगे संक्रमित क्षेत्र इकोटोन दो पारितंत्रों के बीच के समक्रांति क्षेत्र को कहा जाता है। अगला दोस्तों जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इसमें कितने लक्ष्य हैं, कितने उद्देश्य और कितने टारगेट हैं, अलग अलग इतने कितने गोल हैं और कितने टारगेट हैं। तो 17 तो है दोस्तों उद्देश्य, 17 गोल हैं और 169 लक्ष्य हैं। तो दोस्तों आप कोई लगभग 10 गुना है, 17 का 170 है तो एक कम है। 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्य के। सतत विकास लक्ष्यों या सतत विकास के 2030 का जो एजेंडा है उसमें 17 स्थायी लक्ष्य और 169 जो लक्ष्य अस्थायी लक्ष्य शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाया गया। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य एक स्थायी भविष्य बनाने का प्रयास है और गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और वर्ष 2030 के भीतर 17 लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। ये दोस्तों 2030 के लिए है, 2015 में अपनाया गया। 15 सालों में हमें 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य प्राप्त करने हैं। यह दोस्तों अगला है मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत। मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन किसने किया? तो एस स्टाउपर ने किया। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी यानी मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत एस स्टाउपर ने दिया। किसने दिया? एस स्टाउपर। एस ए स्टाउपर proposed the theory of intervening opportunities and stated that the number of persons going to a given places is directly proportional to the number of opportunities at that distance and is inversely proportional to the number of intervening opportunity। दोस्तों एस स्टाउपर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है दोस्तों जनसंख्या स्थिरता 2045 है। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में लाई गई, उसके अनुसार जनसंख्या को स्थिर करने की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 ईस्वी का है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या वृद्धि का जो सैडलर सिद्धांत है उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जनसंख्या वृद्धि के सैडलर सिद्धांत में मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। जो मानव की जनन क्षमता होती है उसमें जो जनसंख्या का घनत्व होता है उसमें क्या होता है? विपरीत अंतर होगा। जनन क्षमता और जनसंख्या घनत्व उसमें विपरीत अंतर होगा। तो इसके मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जनन क्षमता होगी तो उतना कम जनसंख्या घनत्व होगा, उतना अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। तो विपरीत अंतर हो गया, जनन क्षमता बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में विपरीत संबंध नहीं है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती है, तो खाद्य आपूर्ति अंगणितीय है। जनसंख्या वृद्धि का सैडलर का सिद्धांत वृद्धि के आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ा है। तो दोस्तों सैडलर का सिद्धांत ये है कि मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत संबंध होता है। अकॉर्डिंग टू माइकल थॉमस सैडलर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, द फर्टिलिटी रेट डिक्रीज, यानी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी
with the increase in the density of population, यानी जब जनसंख्या घनत्व कब होगा तब फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। In agriculture based countries where the density of population is low, the fertility rate of population becomes high. In these countries, peoples are hard working and give birth to more children. यानी यहाँ के लोग ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। Similarly, when there is industrial and the population is more civilized, यहाँ के लोग सिविलाइज हैं, औद्योगिक गतिविधियों में लिप्त हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज द पीपल्स हियर वुड लिमिट द साइज ऑफ फैमिली, यानी यहाँ दोस्तों जो लिमिट छोटे परिवार हैं यहाँ। अगला है कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सी किताब सम्मिलित नहीं है? तो सैडलर की इकोनॉमिक थ्योरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ ये सैडलर की नहीं है, और W.C. प्लोडेन की पुस्तक है सेंसस ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत की जनसंख्या पुस्तक है W.C. प्लोडेन की, और F.W. नोटेस्टिन की पुस्तक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपको ध्यान रखना है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसकी पुस्तक है? F.W. नोटेस्टिन की। और E.G. रेवेस्टिन की है लॉज ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवास के नियम पुस्तक है रेवेस्टिन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पुस्तक है नोटेस्टिन की, और सेंसस ऑफ इंडिया पुस्तक है प्लोडेन की। इसने कहा कि द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज प्रोपोज्ड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये दोस्तों पुस्तक है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो जनसंख्या का आर्थिक सिद्धांत, ये माल्थस का है, सैडलर का नहीं है, रॉबर्ट माल्थस। इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ इन फूड सप्लाई इन पॉपुलेशन एक्सप्लेन। इन्होंने खाद्य की आपूर्ति और जनसंख्या के संबंध में ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। उसके बाद में ये कथन दिया हुआ है, एक तर्क दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले प्रदेशों में से एक है, ये सही है दोस्तों। और सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर ज़मीन है और पर्याप्त जल है दोस्तों, दोनों सही है। इसके अंदर ए आएगा, यानी दोनों सही है। और ये इसकी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि उर्वर ज़मीन होगी और पर्याप्त जल होगा तो जनसंख्या भी अधिक होगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस राज्य के अंदर है? तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण है दोस्तों गोवा के अंदर है। गोवा में 62% लोग शहरों में रहते हैं। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों मिजोरम आएगा। सबसे ज़्यादा गोवा में 62% है। फिर दोस्तों मिजोरम में है 52% लोग रहते हैं नगरों में। फिर केरला में रहते हैं 47%। मिजोरम में कितने रहते हैं? 52% रहते हैं। और केरला में रहते हैं 47% लोग। और सबसे कम पंजाब में रहते हैं 37% लोग। और दोस्तों अधिक इससे ज़्यादा जिसमें लगभग 40 से ऊपर नगरीय जनसंख्या गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु भी, इनमें भी नगरीकरण अच्छा खासा है। आगे चलते हैं। किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों वैश्विक शहर अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है, ये सही है। वैश्विक शहर के पास कोई वित्तीय संस्था नहीं होती, गलत होते हैं दोस्तों, वित्तीय संस्थाएं बहुत होती है। और वैश्विक शहर प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप से एक रूप होता है दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग अलग प्रकृति होगा, अलग अलग सांस्कृतिक रूप होगा। और वैश्विक शहर शायद ही नए विचार और नवाचारों का केंद्र होता है दोस्तों, नवाचारों का केंद्र होते हैं।
आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? किसने ये सिद्धांत नहीं दिया? तो दोस्तों सही कौन सा नहीं है? ये ई सेवकी का स्टडी ऑफ सीबीडी दोस्तों ई सेवकी ने नहीं दी। सीबीडी किसने दी है? ई सेवकी डेवलप्ड द अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस अप्रोच which provided a framework for the analysis of ecological structure within the cities by examining the underlying dimensions of urban society। दोस्तों जो ई सेवकी है उन्होंने सिद्धांत दिया है अर्बन सोशल एरिया विश्लेषण, यानी नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस ई सेवकी का है। और सीबीडी किसने दिया है दोस्तों? ये दोस्तों बर्गस ने दिया। बर्गेस ने दिया है। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का सिद्धांत दिया दोस्तों बर्गेस ने दिया है। कंसेंट्रिंग जोन मॉडल, सीबीडी के सिद्धांत को कहते हैं कंसेंट्रिंग जोन मॉडल, ये दिया है बर्गेस ने दिया है। और ई सेवकी ने दिया है अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस सिद्धांत। और इसके अलावा हम ऊपर वाले तीन देखते हैं। आर ई मर्फी ने दिया है अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस। मर्फी ने क्या दिया है? अर्बन नगरीय सामाजिक क्षेत्र सिद्धांत। और जेफरसन ने प्राइमेट सिटी दिया है। और जी चाइल्ड ने दिया है थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन। जी चाइल्ड ने दिया है थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन दिया है। जेफरसन ने प्राइमेट सिटी, आर ई मर्फी ने अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस दिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। शहर 1 की 2 लाख जनसंख्या है और शहर 2 की 6 लाख जनसंख्या है। दोनों शहर एक दूसरे से 50 मील की दूरी पर अवस्थित हैं। और रेली के खुदरा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत यानी लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, ये सिद्धांत दिया रेली ने, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दूरी उनके संबंधित व्यापारी क्षेत्रों के बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने वाली ब्रेकिंग पॉइंट सीमा निर्धारित करेगा? यानी कहाँ तक व्यापार हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी दूरी उनके संबंधित व्यापार क्षेत्रों के बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने वाली पॉइंट सीमा होगी? तो दोस्तों 18 मील पर ये व्यापार कर पाएंगे। ये 50 मील दूरी है, 18 मील ये 18, ये 36, पीछे बच जाएगा दोस्तों ये लगभग 13.5 मील बचेगा जब व्यापार नहीं होगा। क्या बता रहा है ये? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी जहाँ तक हम व्यापार कर सकते हैं उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। बाउंड्री वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities डिवाइडेड बाय 1 प्लस द square root of the value that we get by dividing the population of city by the population of city 1। From the answer it can be said that the more population city second a large trade center from the BP century and it would attract it मोर पॉपुलेशन, दूसरे शहर में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करेगा ये। अगला है दोस्तों ये वाल्टर क्रिस्टोलर के स्थापन की संख्या है और इनको किस प्रकार बताया इसने। वाल्टर क्रिस्टोलर के विभिन्न क्रम में स्थापनों की संख्या और के मान कितना है? के 7 आएगा दोस्तों, प्रशासन से संबंधित है। इसका होता है 6, 42 और 294 होगा। और उसके बाद 128, 512, 2048 आएगा। के 4 परिवहन का आएगा। और उसके बाद आएगा दोस्तों 27, 351 और 45, 63। ये है दोस्तों के 13 का 27, 351, 45, 63।
139 ये दोस्तों बाजार से संबंधित है के 3 3 3 9 2 4 वाला 128 512 2048 7 वाला 294 7 संग 42 6 और के 13 देखते हैं किससे संबंधित है। ये दोस्तों जो के 13 है तीनों का टोटल है 7 3 10 और 4 14 10 देयर इज ओनली सेंटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर और नंबर वैकेंसी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से क्या चतुर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। दोस्तों चतुर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? तो दोस्तों चतुर्थिक क्रियाकलाप हैं खुदरा और थोक व्यापार है, व्यापार है चतुर्थक में है। तीसरे के अंदर सेवाएं हैं दोस्तों, और विनिर्माण दूसरे के अंदर है। द्वितीय क्रिया में विनिर्माण आता है। निर्माण कार्य ये भी दूसरे में है। और रेशम पालन, रेशम पालना दोस्तों कौन सा आएगा? ये प्रथम आएगा। दोस्तों ये तो खुदरा और थोक व्यापार चतुर्थ में आएगा, आपको ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पेट्रोलियम उत्पादक देश है और ये केंद्र है। किसके अंदर क्या है बताना है इसको। ये दोस्तों अलवांड है। अलवांड जहाँ पेट्रोल का उत्पादन होता है वो इराक के अंदर है। और आगा जारी कहाँ है? ईरान के अंदर है। अलवांड इराक, आगा जानी ईरान और सीनाई पेनिसुला ये मिस्र में दोस्तों। सीनाई पेनिसुला मिस्र के अंदर है। और मिनास है इंडोनेशिया के अंदर। आपको ध्यान रखना है मिनास पेट्रोलियम उत्पाद का केंद्र है, वो इंडोनेशिया में है। और सीनाई पेनिसुला मिस्र के अंदर है। और आगा जारी ईरान के अंदर है। और अलवांड इराक के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी नियत समत में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? दोस्तों फसल पैटर्न का मतलब है। फसल पैटर्न किसे कहते हैं? किसी नियत समय में, को नियत समय है उसमें विविध फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्र का अनुपात होता है उसे फसल पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि दोस्तों भारत में झूम कृषि के कृषि है कौन से क्षेत्र में कौन सी की जाती है आपको बताना है। पोडू दोस्तों आंध्र प्रदेश में की जाएगी। डी में 3 आएगा, इसका ये होगा दोस्तों। पोडू आएगी आंध्र प्रदेश में। और झूम कृषि कहाँ की जाएगी? उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि होगी दोस्तों। कुमारी कहाँ होगी दोस्तों? कुमारी पश्चिमी घाट में होगी। पश्चिमी घाट में केरला मालाबार तट यहाँ की जाएगी कुमारी कृषि। और वाटरा कृषि, वालरा कहते हैं दोस्तों, वाटरा गलत देखा, वालरा कृषि है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनका, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इसके बारे में। अगला है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये अमेरिका का कृषि विभाग है, इसका विभाजन है दोस्तों ये। और उसकी निकट पर्याय कौन सी मिट्टियाँ हैं वो बतानी है। तो एंटीसॉल्स किसे कहते हैं दोस्तों? एंटीसॉल्स गैर प्रादेशिक मृदा को एंटीसॉल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे एंटीसॉल यानी जो गैर प्रादेशिक से मतलब है जो मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा को तो कहेंगे एंटीसॉल कहेंगे।
उसके बाद है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल भूरी वन मृदा को क्या कहेंगे? इंसेप्टिसोल कहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों इंसेप्टिसोल किसे कहेंगे? भूरी वन मृदा को क्या कहेंगे? इंसेप्टिसोल कहेंगे। और मॉलिसोल किसे कहेंगे? मॉलिसोल कहेंगे चरनोजम मृदा को। तो चरनोजम मृदा को क्या कहेंगे? मॉलिसोल। और ऑक्सीसोल्स किसे कहेंगे दोस्तों? तो लेटराइट मृदा होती है, लेटराइट मृदा को ऑक्सीसोल कहते हैं। एक बार फिर देख ले, एंटीसोल कहेंगे गैर प्रादेशिक मृदा को, इंसेप्टिसोल कहेंगे भूरी वन मृदा को, मॉलिसोल कहेंगे चरनोजम मृदा को। सी के अंदर 2 मॉलिसोल्स। और ऑक्सीसोल्स किसे कहेंगे? लेटेराइट मृदा को, डी में 3। उसके बाद में दोस्तों डी विटलेसी ने समस्त विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? दोस्तों विटलेसी ने समस्त विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 13 कृषि प्रदेश। ये दोस्तों कुछ विषय हैं। और किसको क्या कहते हैं? विषय तत्व। एपीकल्चर किसे कहते हैं? जो मधुमक्खियों का पालन करते हैं उसे एपीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर किसे कहेंगे? ये दोस्तों रसोई में साग होते हैं, फूलों से संबंधित खेती होती है, साग सब्जियों से संबंधित कृषि होती है, साग सब्जियों से संबंधित कृषि, उसे कहेंगे ओलेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहेंगे। और पोमोलॉजी कहेंगे फलों से संबंधित कृषि को पोमोलॉजी कहेंगे दोस्तों। और विटीकल्चर अंगूरों की लता की खेती को विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि कहेंगे। ओलेरीकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स और किचन हर्ब्स ग्रोइंग। ओलेरीकल्चर सब्जियों से संबंधित है। अगला है दोस्तों लाभप्रदता के स्थानीय हस्सियों के संबंध में DM स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नियत हो तो स्थानिक राजस्व वक्राकृति कैसी होगी? ए नुमा होगी। दोस्तों ये सिद्धांत हैं, DM स्मिथ का है, DM स्मिथ का है सैद्धांतिक मॉडल है। ये लाभप्रदता का स्थानीय हस्सियों के संबंध में है। उसमें जो स्थानिक राजस्व वक्र आकृति ए नुमा होगी। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कंसिस्ट मेकिंग द शेप रेवेन्यू कर्व ए, यानी जो लागत वैसी की वैसी बनी रहती है, नियत बनी रहती है, तो ए नुमा होगा। व्हेन द रेवेन्यू रिमेन्स कंसिस्टेंट मेकिंग द कॉस्ट प्रोडक्शन कर्व वी शेप, यानी कंसिस्टेंट बनी रहेगी लागत तो वी शेप का होगा। बोथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू आर चेंजिंग मेकिंग द प्रॉफिट मार्जिन एरिया रेक्टेंगुलर शेप, यानी जब कुछ चेंज होगा रेवेन्यू के अंदर तो इस प्रकार बनेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, आयताकार बनेगा दोस्तों। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। लाभ होगा तो इस तरह बनेगा। उसके बाद दोस्तों DM स्मिथ का सिद्धांत है ये। उसके कह रहा है अल्फ्रेड प्रेड कह रहे दोस्तों, अल्फ्रेड प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबंधित है? तो दोस्तों अल्फ्रेड प्रेड के अनुसार जो व्यवहारपरक सिद्धांत है, जो व्यवहारपरक सिद्धांत है उद्योग की अवस्थिति से संबंधित है। कौन सा है? व्यवहारपरक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड प्रेड थ्योरी इज बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच। द अप्रोच ड्रॉज ऑन ए ह्यूमन बीइंग एज ए सेटिस्फायर। एलन प्रेड पब्लिश दिस थ्योरी ऑन बिहेवियर एंड लोकेशन, यानी से इन्होंने अल्फ्रेड प्रेड ने व्यवहार और लोकेशन सिद्धांत दिया है, उससे संबंधित है ये दोस्तों उद्योग की अवस्थिति का सिद्धांत। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल यानी कोर पेरिफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया? दोस्तों फ्राइडमैन ने किया। फ्राइडमैन ने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल
यानी कोर पेरीफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया। किसने किया है? फ्राइडमैन में। किसी को चीज़ को फ्राई करते हैं तो फ्राई कैसे होगा? बाहरी बाहरी होगा, मूल बाह्य मॉडल। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्राइडमैन ने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल का प्रतिपादन किया है। उसके बाद दोस्तों, कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य? दोस्तों सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सार्क के सहभागी सदस्य नहीं कह रहा, सहभागी सदस्य अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव सार्क के सहभागी सदस्य हैं। भूटान भारत का पड़ोसी है, अफगानिस्तान है और मालदीव भी पड़ोसी है, समुद्री सीमा लगती है। और सार्क के सदस्य देश कौन से दोस्तों? अफगानिस्तान है सदस्य, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सदस्य है दोस्तों। इसे सार्क को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसकी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं इसे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य हैं, जिसमें से भारत के पड़ोसी कौन सा है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत खुद है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे भारत के पड़ोसी लगभग। अगला है दोस्तों, प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अधिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण है, प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण है किन अधिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के आधार पर प्रकार्यात्मक क्षेत्र निर्धारण, इन पे आधारित निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये परिवहन ग्राफ दिया है, इसमें बीटा इंडेक्स परिकलित करना है दोस्तों। तो इसमें 2 आएगा दोस्तों, बीटा इंडेक्स 2 इसका सूत्र है दोस्तों, इसका 12/6/2। अगला है दोस्तों, एडवर्ड ओलमैन के परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अनुपूरकता को निरूपित करता है? तो दोस्तों प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग और किसी उत्पाद की पूर्ति, प्रदेश में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति क्या करती है? उसकी परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार अनुपूरकता को निर्धारित करती है। दोस्तों अनुपूरकता को क्या निर्धारित करेगा? प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति निर्धारित करेगी। उसके बाद दोस्तों बर्लिन सेंटर, ये सेंटर दोस्तों बर्लिन सेंटर फॉर फ्यूचर रिसर्च द्वारा प्रयुक्त जीवन की गुणवत्ता के निम्नलिखित संगठकों को अवरोही मान के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, ऊपर से नीचे। तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले मानसिक आएगा, मन आएगा, फिर संसारिक आएगा, फिर आध्यात्मिक आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों? फिर सबसे लास्ट शारीरिक आएगा दोस्तों। इसने गलत या सी दे दिया। सबसे पहले संसारिक, सबसे पहले मानसिक, संसारिक, आध्यात्मिक, शारीरिक। ये दोस्तों बर्लिन सेंटर फॉर फ्यूचर रिसर्च है, इसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता के संगठक हैं, इनको अवरोही क्रम में है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मन आएगा, आप इसे सही कर दोगे एक सही। ये दोस्तों भाषा समूह और विशिष्ट भाषा कौन कौन से लोग बोलते हैं? जो द्रविड़ भाषा समूह में कौन सी जनजाति बोलेगी द्रविड़? ये दोस्तों येरू काला जनजाति ये भाषा बोलती है, विशिष्ट भाषा येरू काला लोग बोलते हैं, द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है। फिर दोस्तों इंडो यूरोपियन, जो बंजारा लोग होते हैं ये बोलते हैं इंडो यूरोपियन। और ऑस्ट्रिक कौन से लोग बोलते हैं? संथाली लोग होते हैं, जो झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं संथाल जनजाति के, सबसे ज़्यादा
बड़ी मात्रा में संताल पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रिक बोलते हैं। और तिब्बतो बर्मन यानी तिब्बत और बर्मा वाली भाषा कौन से बोलेंगे? बोडो बोलेंगे। बोडो दोस्तों उस बर्मा और तिब्बत के आसपास है, इसलिए बोडो हो गया। ऑस्ट्रिक बोलेंगे संताली। इंडो यूरोपियन बोलेंगे बंजारा। और येरुकला लोग बोलेंगे द्रविड़। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? दोस्तों समाज के विकास का चरण है, समाज के विकास का चरण है वो आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करेगा। क्या करेगा? समाज के विकास का चरण आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करेगा। आपको ध्यान रखना है, समाज विकास का चरण है। कि दोस्तों हॉर्टन और हंटर ने बताया है ये कि आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया समाज के विकास के चरण को अवरुद्ध करती है। ये दोस्तों देर का इसने कौन सा सुमेलित नहीं है कि कौन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भूटिया। तो दोस्तों ये भूटिया लोग हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन नहीं है। ये खासी है दोस्तों, ये मंगोलाइड है। मंगोल देयर फिजिकल फीचर्स इंडिकेट देर आर मोनोगोलिड्स बट द आइज डज नॉट हैव टाइपिकल मंगोलाइड फोल्ड। राजपूत है नॉर्डिक है दोस्तों। निग्रिटो कौन से हैं? कोयम्बटूर यहाँ रहते हैं ये नॉर्डिक निग्रिटो लोग। ऑस्ट्रेलाइड कौन से है दोस्तों? ऑस्ट्रेलाइड के अंदर ये जनजातियाँ हैं उरांव, मुंडा, संथाल, भील, गोंड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। कादर, कुरम्स, इरुलाज, पानियाज ये हैं। तो दोस्तों जो भूटिया लोग हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जनजातियाँ हैं। दूसरी वाली है भूटिया मंगोलाइड है दोस्तों। ये खासी समुदाय इनसे संबंधित है। इंडो बर्मा बोलते हैं वो हैं। नॉर्डिक राजपूत नॉर्डिक है। और निग्रिटो खद्दर लोग निग्रिटो हैं। मंगो लोग खासी जनजाति मंगोल से संबंधित है। और भूटिया भी उसी से संबंधित है क्योंकि सिक्किम क्षेत्र में है दोस्तों ये। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आवश्यकता पूर्ति वक्राकृति के ड्रांस्की के संकल्पनात्मक ढांचे। ये दोस्तों ड्रांस्की ने एक सिद्धांत दिया है। ड्रांस्की ने दिया है संकल्पनात्मक ढांचा में जीवन यापन का न्यूनतम स्तर कल्याण के किस अवस्था को निरूपित करता है? तो निराश्रतता को करता है। इस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पूर्ति वक्राकृति। ड्रांस्की का सिद्धांत है। इसने संकल्पनात्मक ढांचे में जीवन यापन का न्यूनतम स्तर कल्याण को निरूपित किया है। निराश्रतता से संबंधित हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिस्टिंक्शन कहेंगे दोस्तों। उसके बाद है पॉजिटिविज्म यानी आशावाद का दर्शन निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करता? दोस्तों आशावाद है अनुमान में कभी विश्वास नहीं करता है। वस्तुपरिकता में विश्वास करेगा आशावाद, तथ्य में करेगा और सत्य में करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आशावाद ये कब आया दोस्तों? द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑगस्ट कॉमेटी ड्यूरिंग द 19वीं सदी। ये दोस्तों 19वीं सदी में आया आशावाद शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता? तो दोस्तों संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा कौन सा नहीं देता दोस्तों? सहजातीय जनसंख्या। सहजातीय जनसंख्या दोस्तों वो कभी भी संघीय राज्य को बढ़ावा नहीं देता है। संघीय राज्य को व्यापक क्षेत्र होगा वो संघीय राज्य को बढ़ावा देगा, विषम आकार भी देगा और विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता भी देगी। तो ये तो गलत है दोस्तों। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों के संदर्भ में सबसे बड़ा संगठन है?
दोस्तों सबसे बड़ा संगठन इसमें से यूरोपीय संगठन है। सार्क के अंदर 8 सदस्यीय देश है। ओपेक में कितने हैं? 13 देश है दोस्तों। ओपेक की फुल फॉर्म है, इसमें लगभग 28 देश होंगे यूरोपीय देश के अंदर, यूरोपीय संघ के अंदर। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन है। 13 सदस्य इसके अंदर। सार्क के अंदर दोस्तों 8 सदस्य हैं। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और आसियान के अंदर 10 सदस्य हैं। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिणतम राष्ट्र। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज ए रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 10 सदस्य। OU के अंदर 27 सदस्य है वर्तमान के अंदर दोस्तों, पहले 28 थे, इंग्लैंड बाहर निकल गया। उसके में है दोस्तों किस महादेश में ओपेक के सदस्य देशों की अधिकतम संख्या है? ये कह रहा है कि ओपेक के सबसे ज़्यादा सदस्य किस महाद्वीप के अंदर हैं। तो दोस्तों कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? सबसे ज़्यादा अफ्रीका के देश है दोस्तों ओपेक के। ओपेक में कितने हैं? 14 सदस्य देश है। अभी 13 बताया इसने, अब 14 बता रहा है। अफ्रीका के सहित 5 देश है दोस्तों इसके अंदर। अफ्रीका के कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो। 1 2 3 4 5 6 7 214 में से 7 देश अफ्रीका के हैं। एक बार नाम फिर से सुन ले। अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। 7 देश हैं, कुल है 14। 50% देश अफ्रीका के हैं। उसके बाद फिर दोस्तों 5 दक्षिणी अमेरिका के भी हैं। वेनेजुएला हो गया, फिर कुछ देश एशिया के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता रुख के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्धारण है? दोस्तों भारत के मतदाता हैं, सबसे कम वरीयता किसे देते हैं? उम्मीदवार की शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जाति देखते हैं, जाति देख के वोट करते हैं भारत के लोग। धर्म और भाषा भी देखते हैं और पैसा भी देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल सत्य पूछा है इसने। उसके बाद में है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था? दोस्तों किस वैज्ञानिक ने भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया? दोस्तों इमैनुअल कांट है। कांट ने भूगोल के लिए दार्शनिक आधार प्रदान किया। दोस्तों क्या कह रहा है? इमैनुअल कांट वाज ए जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मन दार्शनिक थे कांट महोदय। स्टेटिंग दैट स्पेस टाइम एंड कॉजेशन आर mere sensibilities, things is themselves exists, but their nature is unknowable. Kant believed that reason is the source of morality, and the aesthetics arise from the faculty of distinctive judgment. Kant's view has influenced contemporary philosophy. दोस्तों कांट महोदय थे, दार्शनिक थे, जर्मन के थे। तो दोस्तों कौन से अरब भूगोलवेत्ता थे जिसने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाले पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो दोस्तों इब्न बतूता थे, अरब भूगोलवेत्ता थे। ये मोरक्को के थे दोस्तों। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अभी तो अफ्रीका में पड़ता है, वैसे अरब के अंदर आता है। जस्ट
जो हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के जस्ट पास में है ये। अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता वाज ए मुस्लिम बर्बर मोरक्को स्कॉलर। अरे मुस्लिम देश मोरक्को के थे ये दोस्तों। इब्न बतूता आए थे, ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे दोस्तों। ये एक्सप्लोरर हु वाइडली ट्रेवल्ड द मेडिवल वर्ल्ड द 30 ईयर्स, 30 साल तक घूमे थे ये भारत मध्य विश्व के अंदर। इब्न बतूता ट्रेवल्ड मोस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री में घूमे। एंड मैनी नॉन मुस्लिम लैंड्स लाइक इंडिया, और कई गैर मुस्लिम देशों में घूमे जैसे भारत, चीन, मध्य एशिया और साउथर्न एशिया। इब्न बतूता ने बहुत बड़े यात्रा वृत्तांत लिखे हैं दोस्तों 30 साल तक। दोस्तों इसने सिद्धांत दे रखे हैं, तो कौन सा सिद्धांत किसका नहीं है पूछ रहा है। पहला है दोस्तों व्यवहारगत दृष्टिकोण, हमारे जूलियन वॉलपोर्ट ने दिया, ये सही है। जूलियन वॉलपोर्ट ने व्यवहारगत दृष्टिकोण दिया है। अरस्तु ने आगमनात्मक दृष्टिकोण दिया, ये भी सही है। और दोस्तों रैटजेल ने मनुष्य और भूमि का दृष्टिकोण दिया, ये भी सही है। एक बार फिर से देख ले, व्यवहार का दृष्टिकोण दिया है जूलियन वॉलपोर्ट ने, आगमनात्मक अरस्तु का है, फेमस है दोस्तों, और रैटजेल का है मनुष्य और भूमि दृष्टिकोण। लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोस्तों खुद मार्क्स ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। डेविड स्मिथ वाज नॉट रिलेटेड विथ मार्क्सिस्ट रिप्रेजेंटेटिव, दोस्तों मार्क्स खुद ने दिया ये। रैटजेल आप जानते हैं मनुष्य और भूमि दृष्टिकोण, मैन एंड लैंड अप्रोच। उसके बाद में दोस्तों किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है। दोस्तों भौगोलिक अध्ययन है, उसको छवि की अवधारणा कौन मुहैया कराएगा, केनिथ बॉल्डिंग कराता है दोस्तों। केनिथ बॉल्डिंग का योगदान है जो भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा प्रदान करता है। केनिथ बॉल्डिंग states that image can be thought as generalization of the way to study the human behavior in terms of decision. He says that the idea behind the image is that the human behavior is the result of the previous stimuli, both internal and external, resulting in the कंसिस्टिंग इमेज ऑफ द फ्यूचर। यानी दोस्तों ये भौगोलिक अध्ययन की छवि की अवधारणा बॉल्डिंग मोदी देते हैं। ये कुछ प्रतिपादक है, उन्होंने कौन कौन से दर्शन दिए हैं इनको बताना दोस्तों। हमारे शेपर महोदय ने अपवाद मूलक सिद्धांत दिया है, शेपर ने दिया अपवाद मूलक सिद्धांत दिया है, और जेम्स लिवलॉक ने दिया प्रायिकतावाद का सिद्धांत दिया है। लिवलॉक क्या देते हैं, प्रायिकतावाद देते हैं। स्पेट महोदय क्या देते हैं दोस्तों, स्पेट महोदय अवसंरचनावाद का सिद्धांत देते हैं। और गेडन क्या देते हैं, गेडन देते हैं अभिलाभ का सिद्धांत। गेडन देंगे अभिलाभ का सिद्धांत देंगे सी में एक। OH के स्पेट देंगे अवसंरचनावाद का, और लिवलॉक देंगे प्रायिकतावाद का, और शेफर देंगे जो फेमस है दोस्तों अपवाद मूलक सिद्धांत देंगे। शेफर आपने खूब सुना है, स्पेट भी खूब सुना है, अवसंरचना। लिवलॉक आपने कम सुना होगा, प्रायिकतावाद है, और गेडन का अभिलाभ सिद्धांत है। उसके बाद में है अल मसूदी ने दोस्तों कौन सी किताब नहीं लिखी। अल मसूदी ने किताब मुराज अल दहाब लिखी है, और अल मसूदी ने किताब अखबार अल जमान लिखी है, और अल मसूदी ने किताब अल औसात लिखी है। किताब अल औसात, किताब अल औसात, किताब अखबार अल जमान, किताब मुराज अल दहाब ये लिखी है अल मसूदी ने। और अल कानून पुस्तक है दोस्तों, अल कानून ये नहीं लिखी दोस्तों अल मसूदी ने। किताब अल औसात किताब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द बुक ऑफ द मिडिल एंड
आइदर ए शॉर्टन वर्जन ऑफ सप्लीमेंट, इस किताब का नाम है। और किताब अस्कल अल जमान, इसको कहेंगे द हिस्ट्री ऑफ टाइम, इतिहास का टाइम कहेंगे। किताब मुराज अल दहाब, इसे कहेंगे द मिडिवोज ऑफ गोल्ड। मुराज अल दहाब व मादिल जहवर, द मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स। तीनों पुस्तकें दोस्तों अल मसूदी ने लिखी है। 896 से लेकर 956 ईसा पूर्व के बीच लिखी है, 40 सालों में लिखी है। और अल कानून पुस्तक दोस्तों अल बरूनी की है और इसने समर्पित करी अल मसूदी को करी है। इज ए बुक विच डिस्क्राइब्ड एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इसमें पुराने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है, अल बरूनी ने लिखा है। तो ये किताब दोस्तों अल कानून पुस्तक है, अल कानून अल बरूनी की पुस्तक है और इन्हें अल मसूदी को समर्पित करी है। किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जमान, किताब अल औसात, ये तीनों किताबें अल मसूदी की है। ये दोस्तों 896 ईसा पूर्व से 856 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थी। अगला है दोस्तों रोमन भूगोलवेत्ता कौन से थे? तो रोमन भूगोलवेत्ता सभी जानते हैं, स्ट्रोबो। दोस्तों स्ट्रोबो थे रोमन भूगोलवेत्ता थे। ये जो पोसिडोनियस, हिपार्कस और हिकेटियस, ये क्या थे? ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। स्ट्रेबो रोमन थे। और इसने क्या लिखी दोस्तों? इसने कहा कि पोसिडोनियस, हिपार्कस एंड हिकेटियस वर ऑल एंशिएंट ग्रीक ज्योग्राफर्स, यानी तीनों पुराने ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, पोसिडोनियस, हिप्पोक्रेटस और हिकेटियस। स्ट्रोबो हाउएवर वाज ए रोमन ज्योग्राफर ऑफ ग्रीक डिसेंट, और जो स्ट्रोबो थे वो रोमन भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक मूल के थे दोस्तों, लेकिन ये रोमन थे। ही रोट द फेमस एनसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफिया लिखा दोस्तों। इसने ग्रीक के अंदर क्या लिखा? ज्योग्राफिया लिखा। इट कंटेंस 17 बुक्स, इसमें 17 किताबों का समूह है। डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ प्लेसेस एंड पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसने अलग अलग विश्व में जो इतिहास के बारे में लिखा है। ये स्ट्रोबो थे दोस्तों। स्ट्रोबो ने, इसकी फेमस पुस्तक है ज्योग्राफिया, जो 17 पुस्तकों का एक संग्रह है और खुद रोमन थे दोस्तों। ये ग्रीक होते हुए रोमन भाषा में लिखा है इन्होंने। बाकी हिपार्कस, हिकेटियस और पोसिडोनियस मूल रूप से रोमन थे। उसके बाद में दोस्तों विद्वान उनकी पुस्तक है। किसने कौन सी किताब लिखी? रेटर ने दोस्तों अर्ध कुंडे लिखी। अर्ध कुंडे, वाल्टर कुंडे रेटर की है। टॉलमी की दोस्तों अल्मागस्ट पुस्तक है, फेमस पुस्तक है अल्मागस्ट। और स्ट्रोबो की कौन सी है? ज्योग्राफिया। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था 17 खंडों में विभाजित है। स्ट्रोबो की ज्योग्राफिया, टॉलमी की अल्मागस्ट, रेटर की अर्ध कुंडे, वाल्टर कुंडे। और हिपार्कस की दोस्तों कौन सी किताब है? हिपार्कस की है ऑन एयर्स, वाटर और प्लेसेस। क्या नाम है? ऑन एयर्स, वाटर और प्लेसेस। ये पुस्तक दोस्तों हिपार्कस की है, आपको ध्यान रखना है। ऑन एयर्स, वाटर और प्लेसेस पुस्तक हिपार्कस की है। दो अभी कथन दिए हुए दोस्तों, इनको करना है आपको। रेटर एक सह उद्देश्यवादी था और उसका इस ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ये सही है दोस्तों। और रेटर के पास व्यवस्थित
और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी, ये भी सही है। रिटर ने दोस्तों सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना की थी और सद्देश्यवादी थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट रूप से द्विशाखा के प्रतिपादक थे? वेरेनिस थे। दोस्तों वेरेनिस ने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के बारे में लिखा है। अगला है दोस्तों, आंकड़ों के उद्भव या अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को हिप्सोमेट्रिक वक्र यानी हिप्सोमेट्रिक ग्राफ कहा जाता है। इसे कहेंगे हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। क्या होता है? आंकड़ों के उद्भव और अधोत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र को हिप्सोमेट्रिक ग्राफ कहेंगे। अगला चलते हैं दोस्तों, काई स्क्वायर टेस्ट किसकी माप करता है? गुडनेस ऑफ फिट का माप करता है। काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट का माप करेगा दोस्तों। गुडनेस ऑफ फिट क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? बिकॉज इट मेजर्स हाउ वेल द ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा फिट्स ऑफ कंसिsts with the expected distribution if the variable are independent in order to perform his test। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट से संबंधित है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहसंबंध गुणांक उद्भव और स्केयर फ्रैक्शन दोनों के विकल्प पर निर्भर करता है, ये गलत है दोस्तों। दोनों पर निर्भर नहीं करेगा। सहसंबंध गुणांक माप की इकाइयों पर निर्भर करेगा, ये भी गलत है। सहसंबंध गुणांक निर्धारण गुणांक का वर्गमूल होता है दोस्तों। निर्धारण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इनका वर्गमूल होता है, सही है। और सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य आश्रित चर के मूल्य का आकलन नहीं कर सकता, ये भी सही है। सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य आश्रित चर है उसके मूल्य का आकलन नहीं कर सकता, ये भी सही है। और इसका गुणांक का निर्धारण है, निर्धारण गुणांक का वर्गमूल होता है, ये भी सही है दोस्तों। बी और सी सही है, सॉरी सी और डी सही है और ए भी गलत है। उसके बाद है दोस्तों जीआईएस में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा आरूप यानी फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से के संगत होता है? दोस्तों जो राष्ट्र आंकड़ा प्रारूप होता है, जो राष्ट्र आंकड़ा प्रारूप होता है वो जीआईएस में आंकड़ा फॉर्मेट के उपग्रह से तस्वीर होती हैं उनके समान होता है, इसे राष्ट्र आंकड़ा स्वरूप कहेंगे। अगला है दोस्तों तापमान, प्रास और दिनों की संख्या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 6 दिन, 20 दिन, 5 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माध्य मासिक तापमान को सही निरूपित करता है? तो इसका दोस्तों माध्य क्या आएगा? 25 आएगा। पच्चीस कैसा आएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा दिन किस में? 20 के अंदर है। और 20 के सीधे वाला कौन सा? 20 से 30 वाली है, तो इनके बीच में कौन सा आएगा? 20 और 30 को प्लस कर दो, 50/2 तो 25 आ गया। आप उसे सीधा भी कर सकते हैं, 20 और 30 के बीच वाला 25 होता है, तो इसका माध्य है दोस्तों 25। किसी भी वायु फोटोग्राफ के संबंध में जलोढ़ पंखों और विसर्पों की पहचान करने में
बिंब निर्वाचन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयुक्त होता है? दोस्तों आकृति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आकृति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है किसके अंदर है? वायु फोटोग्राफ के अंदर आकृति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जलोढ़ पंखों और विसर्पों की पहचान करने में बिंब निर्वाचन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयुक्त है? आकृति यानी शेप। शेप इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन विच हेल्प्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्यूवियल फेंस एंड मेजर्स। अगला है दोस्तों, वायु फोटोग्राफ लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या है? तो दोस्तों जब सूर्य की स्थिति निम्न तिथिक यानी दोपहर से पहले और दोपहर के बाद में। जो वायु फोटोग्राफ या तो दिन से पहले ले सकते हैं या दिन के दोपहर के बाद ले सकते हैं दोस्तों। निम्न तिथिक होनी चाहिए दोस्तों, कम तापमान होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दर से सीमा को दर्शाता है? तो दोस्तों लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व क्या करता है? लॉरेंज कर्व एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दर से सीमा को दर्शाएगा। तो ये विचलन की दर से सीमा को दर्शाएगा लॉरेंज कर्व। उसके बाद में संसाधन और क्षेत्र दिए गए हैं। कौन सा संसाधन कहाँ पाया जाता है बताना आपको। लो एस्क दोस्तों बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के अंदर है, कुद्रेमुख के अंदर है। लो एस्क। उसके बाद हीरे की खानें कहाँ पाई दोस्तों? हीरा कहाँ मिलेगा आपको? पन्ना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, हीरा मिलेगा। कोयला कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? जरिया के अंदर मिलेगा कोयला। जरिया कहाँ है दोस्तों? झारखंड के अंदर कोयला। भूतापीय ऊर्जा दोस्तों पूगा वैली, ये लद्दाख के अंदर दोस्तों पूगा वैली, वहाँ भूतापीय ऊर्जा मिलेगी। इसमें डी में 3 गलत दिखा। भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी के अंदर है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जो भारत के राज्य है दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आरोही क्रम में बताना है यानी कम से अधिक की ओर कृषि गहनता आरोही क्रम। सबसे ज़्यादा दोस्तों कृषि गहनता यूपी के अंदर है, फिर बिहार के अंदर है, फिर उसके बाद आसाम है और फिर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का दोस्तों 4था नंबर लगता है कृषि गहनता में। सबसे कम महाराष्ट्र, फिर आसाम, फिर बिहार और सबसे ज़्यादा यूपी। ये दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा होगा। आपको देखो यूपी से शुरू कर दो, बिहार दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे असम और चौथे पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? दोस्तों ये मालवा के पठार और दक्कन के पठार को विभाजित करेगी नर्मदा नदी है, जो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के बीच से निकलती है। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक पर्वत से निकलती है। फ्लो द रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी में बहती है। सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीच बहती है और विभाजित करती है भारतीय पेनिनसुला, मालवा और डेक्कन प्लेटो। मालवा के पठार और दक्षिण के पठार को जो चंबल नदी विभाजित करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रीवा एज इट लिव्स रो थ्रू द रॉकी बेड्स, इसे रीवा के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों,
जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनिए। दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर चुनना है आपको। हिमालय क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको अवरोही क्रम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजर। अब मैंने सूत्र बनाया दोस्तों, KL काड़ूलाल, JP जगदीश प्रसाद, KL JP। उसके बाद दोस्तों ये कुछ स्थानीय मौसम स्थिति और राज्य जो हमारे पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें, उनको कहाँ किस नाम से जाना जाता है। मैंगो शॉवर कहाँ कहेंगे दोस्तों? कर्नाटक में कहेंगे। जो लौटता हुआ मानसून है, जो आम की फसलें होती है दोस्तों, आम की फसल के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैंगो शॉवर कहते हैं। ब्लॉसम शॉवर कहाँ कहेंगे दोस्तों? केरल के अंदर कहेंगे ब्लॉसम शॉवर। जो स्थानीय वर्षा होती है उसे ब्लॉसम शॉवर कहेंगे, केरला के अंदर है। नॉर्वेस्टर कहाँ कहेंगे दोस्तों? तो नॉर्वेस्टर कहेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर है। एक दोस्तों जो नॉर्वेस्टर एक पवन है और ये वर्षा है पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की वर्षा नॉर्वेस्टर है। एक नॉर्वेस्टर पवन भी है जो न्यूजीलैंड में चलती है। लू चलती है दोस्तों। लू कहाँ चलेगी अपने? लू हमारे यूपी के अंदर चलती हैं। यूपी और पश्चिमी राजस्थान में नॉर्वेस्टर, बंगाल में ब्लॉसम शॉवर, केरल में मैंगो शॉवर, कर्नाटक में। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों? ये क्या कह रहा है? इन वेस्ट बंगाल द ड्राई वाइंड्स, सूखी हवा चलती है। रिसीव्स मॉइस्चर फ्रॉम सी, रेनफॉल ऑक्यूज ड्यू टू साइक्लोनिक टर्बुलेंस। रेनफॉल ऑक्यूज ड्यू टू साइक्लोनिक टर्बुलेंस एंड काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर एक ही चीज़ है। ये काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर है, 1 घंटे तक चलती है। 6 PM यानी शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलती है। अप्रैल और मई महीने में चलती है। 6 PM टू 12 PM, शाम को 6 से रात 12 बजे तक चलेगी। अप्रैल और मई के अंदर सूखी हवा है, काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। और केरला के अंदर क्या है? पश्चिमी घाट के अंदर चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शॉवर कहते हैं। वर्षा है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की उस नदी की पहचान कीजिए जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हो। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। गंगा की सहायक नदी भी हो वो, और ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव है। ये दोस्तों 100 नदी है। 100 नदी अमरकंटक से निकलेगी। गंगा की सहायक नदी भी है। ग्रीष्म काल में पानी की कमी होती है। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से एक चंबल भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को वहाँ की घनी आबादी के वितरण के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो दोस्तों ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, घनी आबादी से मतलब है। सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा वैसे तो बिहार का, लेकिन यूपी है यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, इसने जनसंख्या की दृष्टि से कहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को वहाँ की घनी आबादी के वितरण, यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है जनसंख्या, पहले नंबर पे भारत के में। फिर दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, फिर तीसरा नंबर बिहार का है, और चौथे नंबर का राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देख लेते हैं उसका एक्सप्लेन दोस्तों। यूपी के अंदर 20 करोड़ जनसंख्या है, 19.6 करोड़। महाराष्ट्र में दोस्तों 11 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ है बिहार के अंदर। महाराष्ट्र में तो 11 करोड़, थोड़ी ज़्यादा है।
दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बिहार के अंदर 10 करोड़ है और पश्चिम बंगाल में 9 करोड़। 1-1 करोड़ का फ़र्क है दोस्तों। 11 करोड़ महाराष्ट्र में है, 10 करोड़ बिहार में है और 9 करोड़ है बंगाल में और 19 यानी 20 करोड़ है यूपी के अंदर। यूपी में 20 करोड़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये कथन दिए हुए हैं। इनमें से सही चुनना हमारे को दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में वर्ष 2001 की जनगणना की वृद्धि में मध्यम बढ़ोतरी देखी दोस्तों। मध्यम बढ़ोतरी नहीं हुई है, अधिक बढ़ोतरी हुई दोस्तों, गलत है। भारत में शहरी आबादी में निरपेक्ष बढ़ोतरी ग्रामीण आबादी में होने वाली निरपेक्ष बढ़ोतरी से अधिक हो गई, ये सही है दोस्तों। शहरों के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है जनसंख्या में। वर्ष 2011 की अपेक्षा 2001 की अपेक्षा 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात में कमी आई है, ये गलत है दोस्तों। लिंग अनुपात बढ़ा है, 940 है दोस्तों, पहले 933 था, 7 बढ़ा है, ये भी गलत है। बी सही है। डी है, वर्ष 2001 की अपेक्षा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। दोस्तों साक्षरता दर भी बढ़ी है, ये बी और डी सही है। और साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 74.04 है, 74% है, पहले 64 थी। 74.04% साक्षरता है भारत की इस समय। 64 है 2011 में। 940 लिंगानुपात है, पहले 933 था। नगरीय जनसंख्या 31% है, पहले थी मात्र 12% थी, तो दोस्तों ये बढ़ रही है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पहले 1.7% थी 2001 के अंदर बढ़ने की, अब घटी है दोस्तों, 1.3 हो गई, तो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उस भारतीय पतन की पहचान कीजिए जिसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है, यानी पेट्रोल, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आयात करते हैं, तो विशाखापट्टनम से करते हैं। सर्वोत्कृष्ट नेचुरल बंदरगाह है, ये ध्यान रखना दोस्तों आपको। विजाग बंदरगाह भी कहते हैं इसको, नेचुरल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों ये पूर्वी तट पर केवल एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, जहां पेट्रोल, उर्वरक, रसायन, मशीनरी का आयात होता है। दिस नेचुरल हार्बर इज सिचुएटेड बिटवीन 2 promontories. The southern promontory is separated from the city by the small river. The port is modified to accommodate several large ships at once. Is the headquarters of the Indian Navy Eastern Naval Command. यहाँ दोस्तों पूर्वी नेवी का हेडक्वार्टर भी है। इसके अंदर दोस्तों 2 कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण उनकी व्याख्या करनी है। पंचायती राज संस्थाओं में विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन की त्रिस्तरीय प्रणाली है जो उनकी अधिकारिता के भीतर होती है, ये सही है दोस्तों। पंचायत राज में भारत में 3 स्तरीय प्रणाली है और पंचायती राज अधिनियम से योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों की भागीदारी को शक्ति प्रदान की गई, ये भी सही है दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है और इनकी ये सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आप इसमें सॉल्व करें तो बीच में क्योंकि लगा दें, तो क्योंकि से आपको अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों ये जलप्रपात और नदी है, कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जोग जलप्रपात है दोस्तों शरावती नदी पर है, कर्नाटक में अंदर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है
और उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात, वह है मंडोरी नदी पर। कौन सी नदी है? मंडोरी नदी, दूध सागर। फिर है शिव समुद्र जलप्रपात, कावेरी नदी पर है। फिर दोस्तों दुदुमा जलप्रपात है, मच्छकुंड नदी पर है। दुदुमा जलप्रपात मच्छकुंड पर है और दूध सागर जलप्रपात मंडोरी नदी पर, शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है और शरावती जलप्रपात शरावती नदी पे जोग जलप्रपात। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जोग जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 23 मीटर है और ये दूसरा हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये दोस्तों शरावती नदी पर। सबसे ऊंचा कौन सा है? ये कावेरी नदी पर दोस्तों है ये। द टाउन ऑफ शिव समुद्रम, सबसे ऊंचा ये है शिव समुद्रम, इज होम ऑफ द वाटरफॉल ऑफ द सेम नेम इन द कोर्स ऑफ कावेरी रिवर। दिस इज द एन आइलैंड दैट डिवाइडेड द रिवर इनटू 2 वाटरफॉल। ये 2 वाटरफॉल को अलग करता है। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों सी ऑफ मिल्क, इसे कहते हैं सी ऑफ मिल्क कहते हैं, दूध का सागर। फॉल्स आर दे ऑन दी मंडोवरी रिवर, मांडोवी रिवर इन द स्टेट ऑफ गोवा, गोवा की मांडवी नदी है। दिस इज रॉ टायर्ड वाटरफॉल लोकेटेड ऑन दी मदगांव बेलगांव रेलवे रोड। ये मदगांव बेलगांव रोड पर, बेलगांव से 80 किलोमीटर की दूरी पर है दूधगांव। ये आपको ध्यान रखना है, गोवा के अंदर है। फिर दुदुमा जलप्रपात है ऑन दी मुकुंद रिवर आर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है दोस्तों। मुकुंदा रिवर पर है, दुदुमा जलप्रपात है। इसमें दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा? शिव समुद्र जलप्रपात है कावेरी नदी पर। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों अंतिम सवाल पर। निम्न कथनों को पढ़िए। बांगर नहीं दोस्तों, बांगर मृदा है। बांगर मृदाएं पुरानी जलीय मृदाएं सही है। बांगर मृदाएं बार बार जलमग्न होती है, गलत है दोस्तों। बार बार जलमग्न खादर मृदाएं होती है और बांगर मृदाओं में सांद्रण और संध्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, सही है दोस्तों। क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसलिए सांद्रण और संध्या ज़्यादा होती है। और बांगर मृदाओं में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होता है, ये भी सही है। तो बांगर मृदाओं होती है उससे क्या होगा? अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इससे अधिक क्षारीय और अधिक लवणीय पुष्पक्रम प्रदर्शित होगा, ये भी सही है। सांद्रण और संध्या भी अधिक है, ये भी सही है। पुरानी जलीय मृदा, ये भी सही है। बार बार जलमग्न नहीं होती दोस्तों, ए सी और डी सही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक हमने जून 2019 नेट ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व किया ये पूरा होता है। कल दोस्तों हम दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।